नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज मुझे आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी पर। और हमारे साथ हैं आप लोगों के प्रिय बाबा रामदास, हमारे दद्दा यानी अजीत सिंह जी। एक नाम कई मुकाम। अभी हाल फिलहाल दद्दा फिर से यात्रा से लौटे हैं, लेकिन उस यात्रा पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो है कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने के बाद हरियाणा में मुंह की खाने के बावजूद किस तरह डीप स्टेट और उनका पिछलग्गू यहाँ का जो कांग्रेस लीगी गिरोह है राहुल विंची के नेतृत्व में किस तरह भारत को बांटने के, भारत को टुकड़े टुकड़े करने के अपने षड्यंत्र पर अबाध और अकथ गति से काम कर रहा है। ताजा मामला आया है, इनको अब अलग जाटलैंड चाहिए। पहले इन्होंने आदिवासियों को अलग किया हिंदुओं से, फिर इन्होंने कहा कि हिंदू इतनी जातियों में बटे हैं। राहुल विंची लगातार हिंदुओं की जाति जनगणना की बात करता है, लेकिन मुसलमानों की जाति पूछने पर चुप हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राहुल विंची को कहा कि वह कभी मुसलमानों की जाति के बारे में बात करें, लेकिन राहुल विंची उस पर चुप्पी साध लेता है। अब ये नया मामला आया है। हालांकि जाट पिछले कुछ महीनों से, दिनों से, कुछ वर्षों से लगातार ये कह रहे हैं उनको भी उनकी हिंदू आइडेंटिटी से अलग किया जा रहा है, और अब मांग आ गई है जाटलैंड की। ये मांग किसने की है? एक दगे हुए कारतूस सत्यपाल मलिक ने, जिसको भाजपा ने गवर्नर भी बनाया, जिसको भाजपा ने सब कुछ दिया, लेकिन पता नहीं उसे क्या चाहिए। और अब वह कभी किसान नेता बनते हैं फर्जी, कभी कुछ और बन जाते हैं। और उनके साथ एक पुष्पेंद्र चौधरी सो कॉल्ड किसान नेता है। इन लोगों ने कहा है कि जाटलैंड, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पता नहीं क्या क्या, इस तरह की सिरफिरी मांगे हमारे देश में कई सारी होती हैं। कभी खालिस्तान बनाने की मांग होती है, कभी कुछ और होती है। दद्दा, क्या मामला है ये? शुरू से शुरू कीजिए। देखिए, मामला यह है कि जब हुड्डा और हुड्डा के समर्थक हरियाणा का चुनाव हार गए, और सच यह है कि जीता जिताया चुनाव हार गए। सच्चाई है, बड़ी कड़वी सच्चाई है ये, कि वो चुनाव जीत रहे थे, जीत चुके थे। हुड्डा की गलतियों के कारण, हुड्डा समर्थकों की गलतियों के कारण वो एक जीता हुआ चुनाव हार गए। अच्छा, इस हार का जो असर हुआ जाटों के मनोबल पर, वो बड़ा डिवेस्टेटिंग था। आपको मालूम है, मैं तो बड़ा क्लोजली हरियाणा की पूरी पॉलिटिक्स को और हरियाणा के पूरे समाज को मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं। सिर्फ एक चुनाव नहीं हारे हैं, वो एक तरह से उनका मनोबल टूट गया जाट राजनीति का। और मैंने कई जाटों के मुंह से ये सुना कि सिर्फ यही चुनाव नहीं हारे हैं, भविष्य में भी जीतने की संभावना नहीं बची है, क्योंकि गैर जाट जातियों को, गैर जाट समाज को हमको हराने का फॉर्मूला मिल गया है। अच्छा, इस बार का पूरा चुनाव जो है ना हरियाणा में, वो इस बात पे लड़ा गया कि बस बस बीजेपी अगर गई तो फिर तो हुड्डा के गुंडों का और एक जाति का राज्य आ जाएगा, एक जाति की सरकार बनने जा रही है। तो 35 जातियों ने कहा हमारा क्या होगा अगर एक जाति की। अच्छा, बीजेपी को यह बात लोगों को समझानी नहीं पड़ी। हुड्डा के प्रत्याशी और हुड्डा के समर्थक गांवों में इतने ज्यादा एक्सट्रीमली वोकल थे इस बात को लेके कि लोगों को समझ में आ गया कि हाँ यार, ये तो हुड्डा की सरकार, हुड्डा के गुंडों की सरकार, हुड्डा की एक जाति की सरकार बनने जा रही है। पब्लिक यूनाइट हो गई। अच्छा, एक स्वाभाविक सा प्रश्न है भाई यार, कि एक पोलराइजेशन के विपरीत काउंटर पोलराइजेशन होता है। अगर आपको चुनावी राजनीति की इतनी भी समझ नहीं है तो क्या खाक राजनीति करोगे? तो मुखर होकर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर जब आप सड़क पे उतर आते हैं, गांव में उतर आते हैं,
तो बाकी जातियां आपके सामने कुछ बोलती नहीं है। हरियाणा में जाटों के सामने कोई बोलता नहीं है। पर भैया ईवीएम का बटन दबाते समय तो आदमी आजाद होता है ना। उसने वही काम कर दिया। तो सर अब क्या है कि जाटों की समझ में नहीं आ रहा कि अब वो आगे कहां जाएं। अच्छा, एक चीज और बड़ी जबरदस्त हुई इस चुनाव में कि जाटों ने हुड्डा के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी जाट लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर दिया है। हुड्डा के अलावा कोई जाट लीडर पूरे प्रदेश में बचा ही नहीं, सबको हरवा दिया और सारी राजनीति खत्म कर दी। फिर भी चुनाव हार गए। तो सर अब बात यह ना कि हरियाणा के जाटों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। तो अब उनको एक बात समझ में आ रही कि यार आखिर बीजेपी से हमारी क्या अदावत है, हम बीजेपी की इतनी खिलाफत क्यों कर रहे हैं, और क्यों ना फिर हम बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता को शेयर करें। ये एक सामान्य समझ आम वोटर में पैदा हुई है इस चुनाव के बाद। इसलिए जो हरियाणा का जो जाट है ना सर, इट इज स्लोली ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स बीजेपी, और वो वापस अपने हिंदुत्व की आइडेंटिटी को पहचान रहा है इस चुनाव के बाद कि नहीं अब ये जाट राजनीति अब और नहीं चल पाएगी हरियाणा में। इसलिए जो हिंदुत्व वाली राजनीति है, और सत्ता तो सबको शेयर करनी पड़ेगी। सर 15 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी समाज के लिए। उनको लगा कि नहीं अब अकेले जाट शासन कर लेगा, इस विचारधारा को त्यागना पड़ेगा। ये बहुसंख्यक जाट समझ गया। अब सर जब यदि जाट अपनी हिंदू आइडेंटिटी से जुड़ने लगेगा तो सर कांग्रेस की और डीप स्टेट की पूरी पॉलिटिक्स ध्वस्त हो जाती है। अगर जाट हिंदू बन गया तब तो फिर कांग्रेस के लिए कोई स्पेस नहीं बची ना। अच्छा, डीप स्टेट एक बात को समझता है कि दिल्ली को घेरने के लिए हरियाणा का रास्ता चाहिए। सर खालिस्तानी किसानी आंदोलन का रूप धरे हुए खालिस्तानियों को हरियाणा ने अभी तक शंभू बॉर्डर पे रोक रखा है ना। डीप स्टेट इस बात को देख रहा है कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो भैया हरियाणा रास्ता देगा तभी पहुंचेंगे। और डीप स्टेट का जो था ना बांग्लादेश बनाने वाला जो योजना, वो इसीलिए तो फेल हो गई क्योंकि बीच में हरियाणा बैठा है। तो सर अब डीप स्टेट ने एक नया शिगुफा छेड़ा है, एक नई जो है एक नया फॉर्मूला दिया है कि तुम जाटो अपने लिए अलग ऑटोनॉमस लैंड मांग रहे हैं, ऑटोनॉमस लैंड। अच्छा, पुष्पेंद्र चौधरी का और इसका बयान बोले कि हमें हिंदुत्व को हराना है, और कह रहे हैं कि सभी जाट जो है सिख बन जाओ। तो भैया सिख तो खालिस्तानी बन रहा है, जाट अगर सिख बनेगा तो इसका मतलब अल्टीमेटली खालिस्तानी बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई सभी जाट, हम एक कल्पना कर लेते हैं कि सभी जाट सिख बन गए, तब सिखों की जो खालिस्तानी मांग है उसका क्या करेंगे जाट? एक सवाल है कि नहीं जायज? अच्छा, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट भी है, राजस्थान का जाट भी है, सबको सिख बनाना है। सतपाल मलिक और पुष्पेंद्र चौधरी जो है सबको सिख बना देंगे। अच्छा, वो पुष्पेंद्र चौधरी बोला हमारे पास ये खंडे का लॉकेट है, लॉकेट गले में। अरे भैया लॉकेट पहनने से सिख थोड़ी ना होता है, उसके लिए तो साबत सूरत, केश, कड़ा, कंघा और सब कुछ रखना पड़ता है। तुमको अगर ये बयान देना ही था तो कम से कम 4 दिन दाढ़ी ही शेव करना ही अवॉइड कर लेते सर। जी देखिए, इसमें क्या है कि ये सब हैं राहुल विंची के चेले। तो जैसे राहुल विंची दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण है, ये भी जो है ये सारे लोग उसी तरह से कभी सिख बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। डीप स्टेट की आपने बात कही, लेकिन उनका बेटा जो है जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट का जो सबसे बड़ा
नाम माना जाता है। उसका बेटा तो अब ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप के खेमे में थोड़ी बहुत खिसकने की तैयारी कर रहा है, हाथ बढ़ा रहा है। इस तरह से उसके जो 2 बयान आए हैं, जिसमें उसने एलन मस्क को कुछ बधाई टाइप की दी है और दूसरे डेमोक्रेट्स के लिए कुछ किया है, उसका असर तो धीमा पड़ना चाहिए था। लेकिन ये लोग भारत में कम से कम अपने प्रयोग और संयोग बंद नहीं कर रहे हैं। इस पर आप कैसे देखते हैं इसको? सर, डीप स्टेट का एक हिस्सा बहुत बड़ा आईएसआई और पाकिस्तान भी तो है, चाइना भी तो है। ये तो डीप स्टेट तो वो गोजर है जिसकी 100 टांग है। डीप स्टेट अकेला जॉर्ज सोरोस नहीं है, उसमें तो आईएसआई और पाकिस्तान भी है, खालिस्तानी भी तो डीप स्टेट का हिस्सा है, चाइना भी है। तो सर, डीप स्टेट इतनी जल्दी हार नहीं मान लेगा। डीप स्टेट में ज्यादा से ज्यादा आप जॉर्ज सोरोस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और दुनिया भर की ताकतें हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे? और रातों रात कुछ नहीं हो जाएगा। और जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है सर, वो हिंदुस्तान में ही इतना बड़ा है। डीप स्टेट का जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, वह उसकी जड़ें बहुत गहरी है ना। आज भी आधे से ज्यादा मीडिया वो कंट्रोल करते हैं। नैरेटिव बिल्ड करने की उनकी जो क्षमता है वो वाकई लाजवाब है, बेजोड़ है। तो सर, बात यह है कि यहां पे, अच्छा, ये सिर्फ जाटों के साथ नहीं हो रहा है। समस्या को समझिए भाई। बटोगे तो कटोगे, ये नारा किसके लिए? हिंदुओं के लिए। तो हिंदू ने एक होगा। तो सबसे पहले 1920 में जब एसजीपीसी बनी, तो एसजीपीसी ने सबसे पहला जो काम किया वो सिखों को यह समझाने का किया कि नहीं, तुम हिंदू नहीं हो। अभी पुनीत साहनी का मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसने सारागढ़ी के 17 बलिदानी सिपाहियों, सारागढ़ी का जो युद्ध हुआ था, बड़ा ऐतिहासिक युद्ध है, उस पर फिल्म भी बनी है, उसके 17 बलिदानियों की सूची एसजीपीसी ने जारी की है। उन सबके नाम हिंदू हैं। 10 गुरु हुए हैं सिखों के, सबके नाम हिंदू हैं। अर्जुन देव, अंगद जी, हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गोविंद सिंह, जितने भी हुए। तो वो कहता है कि अच्छा, हिंदू जो सिख महिलाएं हैं वो अपने नाम के आगे कौर नहीं लगाती थी, देवी लगाती थी। तो भैया, ये सुखविंदर सिंह सुखविंदर कौर, सुखजिंदर सिंह सुखजिंदर कौर, हरमिंदर सिंह हरविंदर कौर, ये कब आया? हिंदू नाम सिखों से कहां गायब हो गए? जो सिखों को हिंदुओं से काटने का जो षड्यंत्र चल रहा था, उसमें वो बहुत हद तक सफल हुए। तो सर, सिखों को काट दिया, अब जाटों को काट दो, दलितों को काट दो, एवं अन्य बहुत सी ओबीसी जातियां हैं जिनको यह समझाया जा रहा है कि तुम हिंदू हो ही नहीं। इवन जाटों के साथ साथ यादवों में ये मुहिम चलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश बिहार में। कुशवाहा, कौरी, मौर्य, पटेल, कुर्मी, मैं वही आ इनमें रहा था कि अब तो यादवों तक को ये कहा जा रहा है कि आप हिंदू नहीं है। और जो आपने सिखों की बात की, तो आपको तो याद होगा भाई, आपके समय तक, आपकी किशोरावस्था तक तो हर एक हिंदू परिवार से बड़ा लड़का सिख बनता था, जाता था, उसमें सिख धर्म का पालन करता था। ये पंजाब में तो मतलब एक बहुत आम फहम बात थी। और उतना ही नहीं, मतलब सिखों को अलग करना हिंदू धर्म से तो मतलब बकवास बात के सिवा कुछ है ही नहीं भाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की तो किसके लिए की? हिंदुओं को बचाने के लिए की ना भाई। हिंदुओं को बचाने के लिए, मुगलों से, यवनों से लड़ने के लिए, म्लेच्छों से लड़ने के लिए की। उनके जो पंज प्यारे थे उसमें कौन थे सिख? सिख तो कोई नहीं था। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि ये जो सतपाल मलिक हैं, और आपने जो एक और नाम लिया पुष्पेंद्र चौधरी, इनका जाट बिरादरी में कुछ है लेन देन? मतलब जाट इनकी बात सुनेंगे भी या वैसे ही?
सर जाट बिरादरी सुने चाहे ना सुने, एक होती है न्यूसेंस वैल्यू। सर एक चम्मच सिरके की न्यूसेंस वैल्यू इतनी होती है, एक चम्मच सिरके की, कि वो 1 क्विंटल दूध को फाड़ देता है। अगर पूरी तरह नहीं फाड़ता है, उसका पनीर नहीं बना पाएगा वो, पर उसको फुटकी फुटकी तोड़ देगा। 1 चम्मच सिरका, वो उसकी न्यूसेंस वैल्यू होती है। सर इन तत्वों की न्यूसेंस वैल्यू ये है कि ये ज्यादा नहीं, पूरे हरियाणा से करीब 1000 लोगों को सड़कों पर उतारकर उपद्रव करने की क्षमता इनमें है। ये हम पहलवान आंदोलन में देख चुके हैं कि मात्र 3 पहलवान, 3 पूरे देश को वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से बंधक बनाने की क्षमता रखते हैं, और झूठे आरोप लगाकर जाट बेटियों पर अत्याचार हो गया, मारी बेटी का शोषण हो गया, ये सिर्फ 3 लोग मिलकर सर एक नैरेटिव खड़ा कर देते हैं। 3 लोग, 3। अच्छा, उसको मैं 3 भी नहीं कहता, 2 परिवार, महावीर फोगाट का परिवार और साक्षी मलिक, 6 लोगों ने मिलकर एक नैरेटिव पूरी दुनिया में खड़ा कर दिया, देश में नहीं किया सर। कुश्ती संघ आज तक निलंबित है उस चीज को लेकर। तो आप समझिए कि न्यूसेंस वैल्यू इनकी कितनी है। और हरियाणा की सड़कों पे अब चूंकि नायब सिंह सैनी की सरकार आ गई है, इसलिए 1000-2000 लोग जबरदस्ती, पहले ही आरक्षण के नाम पे उतरे थे, इन्होंने जम के उपद्रव किया, गोली चलानी मरी पड़ी, 2 दर्जन उपद्रवी मारे गए। उन्होंने चुन चुन कर गैर जाटों की दुकानों को आग लगाई, उनको लूटा, पूरे जाट जो ये रोहतक वाला क्षेत्र है इसमें। तो सर इनकी न्यूसेंस वैल्यू तो है ना। 1 करोड़ जाट है हरियाणा में, पर उपद्रव करने के लिए, सड़क पे नैरेटिव बनाने के लिए तो 1000 पर्याप्त होता है। 1000 ही जुटा लेंगे, और वो हुड्डा के गुर्गे, जिनको कि सिर्फ सरकार को, मोदी सरकार को और नायब सिंह सैनी सरकार को सिर्फ परेशान करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए सड़क पे उपद्रव तो करना है। क्या करना है आप बताइए ना भाई। जबरदस्ती तुम बैरिकेड लांग के संसद की तरफ बढ़ोगे, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, जबरदस्ती पुलिस से भिड़ोगे, फिर जब पुलिस तुमको जबरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश करोगी तो सड़कों पे लेट जाओगी, 4 फोटो आ जाएगा मार्केट में। उसको आज तक भुना रहे हैं कि हमारी लड़कियों को सड़कों पे घसीटा। सर देखिए ना। अच्छा आपको एक चीज और वो और सोशल मीडिया तो है ही। ना 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 सर, शुरू में वो फोटो नहीं आई थी जी, सुनिए, बिल्कुल बाकायदा फोटो शूट कराया गया था। राइट। संगीता लेटी रोड पर, उसके ऊपर साक्षी मलिक लेटी, उसके बाद फोटो शूट हुआ था बाकायदा। पूरे किसान आंदोलन में ये उसी एक फोटो की ही तो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मोदी सरकार कोई लाठी चलवा दे, गोली चलवा दे, और हमारे पास एक वीडियो, एक फोटो आ जाए तो हम कहें कि देखो सिखों पे अत्याचार हो रहा है इस देश में। जी, पूरे किसान आंदोलन का मोडस ऑपरेंडी क्या था? मतलब यही था। किसान आंदोलन हो या सो कॉल्ड किसान आंदोलन हो, या फिर वो सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था जबकि वो लागू भी नहीं हुआ था, या फिर अभी आप किसी मुद्दे पर देख लीजिए, अभी भी जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, तो दर्शकों, श्रोताओं, आपने देखा कि हिंदुओं को ये एक नारा नहीं है, ये जैसे गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर के मुंह से आप्तवाक्य निकल गया है। आप्तवाक्य क्या कहते हैं? जैसे धर्म ग्रंथों की वाणी निकल गई है, क्योंकि उस पर जितना बखेड़ा हो रहा है। एक एकता की बात कही, वह भी योगी ने, वह भी जो पीठाधीश्वर हैं, जिस गोरख पंथ के बहुतेरे अनुयायी हैं, करोड़ तो होंगे ही, और उनकी बात को इस तरह इस लबे जामे में। और अभी हमने दद्दा से जाना कि किस तरह जाटों को भी हिंदू पहचान से अलग करने की साजिशें चल रही। इस पर हम लगातार बातचीत करेंगे, दद्दा के साथ आते रहेंगे। फिलहाल
आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खरी खोटी चैनल को अपना प्रेम देते रहे हैं, इसी तरह प्रेम देते रहे। दद्दा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें होस्ट करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ फिलहाल लेंगे आप सभी से आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।